हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, अब हम अगला सेक्शन करना शुरू करते हैं आपके क्लबिंग ऑफ इनकम का। सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6 क्या कहता है? इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। अच्छा, पिछले सेक्शन में हमने क्लॉज 4 में इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस देखा था। अब हम देखेंगे इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। सिंपल सेक्शन है, देखो। उसने कहा इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी असेट टू हिज डॉटर इन लॉ, तो अगर कोई पर्सन अपनी डॉटर इन लॉ मतलब सन्स वाइफ, अगर कोई पर्सन अपनी डॉटर इन लॉ को, ठीक है, कोई असेट ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब विदाउट कंसिडरेशन, without consideration or for inadequate consideration। तो अगर कोई इंडिविजुअल अपने सन्स वाइफ को, अपनी डॉटर इन लॉ को कोई असेट ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो गिफ्ट देता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो गिफ्ट देता है, then income from such asset will be included in the income of the transfer। तो याद रखना, क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे और उस इनकम पे टैक्स ट्रांसफरीनी मतलब सन्स वाइफ नहीं देगी, इंस्टेड जो ट्रांसफरर होगा वो देगा। ठीक है, एक शर्त है यहां पर भी क्लबिंग प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए जो कल भी करी थी, प्रोवाइडेड रिलेशनशिप शैल एग्जिस्ट, मतलब फादर इन लॉ की और डॉटर इन लॉ की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए, बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एट द टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ सच इनकम। अगर एक भी वक्त पे अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो बेटा क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से सिंपल सेक्शन है, ज्यादा इसमें डिस्कशन वाली कोई बात नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी इंडिविजुअल ने, किसी पर्सन ने अपने सन की वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस असेट से आने वाली इनकम सन्स वाइफ के हैंड्स में नहीं बल्कि ट्रांसफर के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। शर्त क्या है? जब असेट ट्रांसफर हुआ है और जब इनकम अक्रू हुई है, दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एक भी वक्त पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो बेटा क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सेक्शन था हमारा। फिर अगला देखते हैं, देखिए अगला। चलो बेटा एक और, ये देखो 64(1) क्लॉज 7 क्या है ये? इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस ऑफ ट्रांसफरर। ये मैं आपको ना बेटा थोड़ा सा समझाता हूं, देखो। आना बेटा मेरे साथ साथ, सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7। ठीक है, क्या कहता है जरा एग्जांपल से समझते हैं, सुनो। एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, उसकी वाइफ मिसेस ए, उसकी वाइफ मिसेस ए। अब सुनो, पता है, अब मिस्टर ए को पता है अगर उसने असेट, उसे पता है अगर उसने असेट ट्रांसफर करा, किसको? स्पाउस को, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन और फॉर
inadequate consideration or for inadequate consideration। तो मिस्टर ए को पता है अगर उसने असेट ट्रांसफर करा अपनी स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो बेटा सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के तहत, कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के तहत क्लबिंग प्रोविजंस क्या कर जाएंगे बच्चे? अप्लाई कर जाएंगे। क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई। तो अब उसने ना एक दूसरा तरीका ढूंढा। ये रास्ता तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ना, अब उसने बेटा एक दूसरा तरीका ढूंढा। और पता है उसने क्या किया? सुनो, उसने क्या करा। उसने ये असेट अपने फ्रेंड को ट्रांसफर किया। ये मिस्टर बी है, ये है एज फ्रेंड। तो स्पाउस को असेट ट्रांसफर ना करके उसने ये असेट अपने फ्रेंड को ट्रांसफर किया। असेट ट्रांसफर्ड किसको? अपने फ्रेंड को। ठीक है, लेकिन उसने ना एक शर्त लगाई। एक शर्त लगाई। शर्त क्या है? इस असेट से आने वाली इनकम तुम यूटिलाइज करोगे फॉर द बेनिफिट ऑफ माय स्पाउस। मतलब इस असेट से आने वाली इनकम इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस। तो इस इनकम को, इस असेट से आने वाली इनकम को तुम मेरी स्पाउस के बेनिफिट के लिए क्या करोगे? यूटिलाइज। तो मिस्टर बी बताओ, मिस्टर बी इस असेट से आने वाली इनकम किसके बेनिफिट के लिए बेटा यूटिलाइज करेगा? वो यूटिलाइज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, मिसेज ए। अब मेरी ना एक छोटी सी बेटा बात सुननी है। पता है अब यहां पर अगर देखा जाए ना, तो गवर्नमेंट ने ना बेटा दोनों रास्ते बंद कर दिए। दोनों रास्ते मतलब क्या? सुनो, गवर्नमेंट ने कहा अगर तुमने स्पाउस को डायरेक्ट ट्रांसफर किया, अगर तुमने स्पाउस को डायरेक्ट ट्रांसफर किया तो बेटा अप्लाई कर जाएगा सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 और क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। वो इनकम तुम्हारे हैंड्स में क्या होगी? टैक्सेबल। लेकिन अगर तुमने अपने स्पाउस को इनडायरेक्ट ट्रांसफर भी किया ना, यहां पर बताओ, यहां पर स्पाउस को ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं करा गया है, फ्रेंड के थ्रू ट्रांसफर किया गया है। तो अगर तुमने इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया ना, तो बेटा सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 अप्लाई कर जाएगा और उस इनकम पे टैक्स ट्रांसफरर को देना पड़ जाएगा, यानी मिस्टर ए को। क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई और इनकम विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, मिस्टर ए। इनकम will be taxable in hands of transferor, that is Mr. A। तो मुझे ना दो सेक्शन 64(1)(4) और 64(1)(7) से बेटा एक बात क्लियर हुई। अगर आप स्पाउस को इनकम का बेनिफिट डायरेक्टली देते हो तो भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करेगा, और अगर आप स्पाउस को इनकम का बेनिफिट इनडायरेक्टली देते हो तो भी क्लबिंग प्रोविजन क्या करेगा? अप्लाई। तो भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करेगा। तो डायरेक्ट ट्रांसफर करो या इनडायरेक्ट ट्रांसफर करो, क्लबिंग प्रोविजन
क्या करता है बेटा? अप्लाई करता है। क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई, आपके क्लबिंग प्रोविजंस क्या कर जाएंगे बच्चे? अप्लाई कर जाएंगे, पक्का। और वो इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी? मिस्टर ए के हैंड्स में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी बेटे, ठीक है। चलो बेटा कॉपी कर लो इसे, एग्जाम्पल को। हमारा सेक्शन 64(1)(7) कंप्लीट हो गया। कॉपी करो इसे। मेरे ख्याल से सेक्शंस क्लियर हो रहे हैं बेटा सबको। तो अगर आप स्पाउस को इनकम का बेनिफिट डायरेक्टली देते हो तो भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करेगा, अगर बेनिफिट इनडायरेक्टली देते हो तो भी क्लबिंग प्रोविजन बेटा अप्लाई करता है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, फिर करते हैं। करें बेटा आगे शुरू। चलो देखो, पढ़ लेते हैं, एक रीडिंग मार लेते हैं। देखो क्या कहा है उसने, वेयर एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी असेट टू एनी पर्सन। यहां पर एनी इंडिविजुअल मतलब मिस्टर ए, ट्रांसफर्स एनी असेट टू एनी पर्सन मतलब मिस्टर बी, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब आपने विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है या आपने ट्रांसफर किया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ये पॉइंट तो कॉमन है ना सब में, या तो आपने मिस्टर बी को असेट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन किया है या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन किया है, then the income from such asset shall be included in the income of the transferor, मतलब मिस्टर ए, to the extent to which income is for the benefit of the spouse। मतलब याद रखना, मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल उतना ही होगा जितना यूटिलाइज हो रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। सुनो मैंने क्या कहा, सपोज बेटा इस असेट से इनकम आ रही है से 2 लाख रुपीस पर एनम, ये इनकम आ रही है इस असेट से सपोज। अच्छा, इसमें से सन्स 5 के लिए बेटा यूटिलाइज हो रही है, यूटिलाइज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। सन की वाइफ के लिए 1.5 लाख रुपए यूटिलाइज हो रहा है बेटा। तो याद रखना पूरे 2 लाख की क्लबिंग मत कर देना, सिर्फ क्लबिंग कितने की होगी? 1.5 लाख रुपए की क्लबिंग होगी। तो क्लबिंग विल बी डन, क्लबिंग विल बी डन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5 लाख। तो क्लबिंग सिर्फ 5 लाख रुपए की होगी, सॉरी 1.5 लाख रुपए की। क्लबिंग टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख रुपए की क्लबिंग होगी, पूरे 2 लाख की क्लबिंग मत कर देना। तो क्लबिंग सिर्फ उतने की ही होगी जितना यूटिलाइज हुआ है सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए, ठीक है बेटा। चलो अगला सेक्शन पे आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम। देखो 64(1)(8), इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। तो अब क्या हो रहा है सुनो, वेयर एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी असेट टू एनी पर्सन otherwise than for adequate consideration, the income from such asset shall be included in the income of the
transferer to the extent to which income is for the benefit of son's wife. तो स्पाउस की जगह अब सन्स वाइफ कर दो. मुझे एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, और वो क्या कहता था, अगर आपने अपने सन्स वाइफ को इनकम का बेनिफिट डायरेक्टली दिया, क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, सेक्शन 64 1 क्लॉज 6 अप्लाई करेगा, और उस इनकम पे टैक्स ट्रांसफरर को देना पड़ेगा. अब 64 1 8 क्या कहता है, अगर इंडिविजुअल ने किसी और पर्सन को असेट ट्रांसफर किया अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. ठीक है, तो याद रखना, उस असेट से आने वाली इनकम ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, बट ओनली टू द एक्सटेंट टू विच सच इनकम इज यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ. तो बात ना वही आ जाती है, बात वही आ जाती है. लिखना चाहोगे लिख लेना, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं. देखो, ये जो है ना, ये है सपोज मिसेस बी. अच्छा, मिसेस बी कौन है, सन्स वाइफ. अब पता है उसने क्या कहा, उसने कहा अगर ए ने असेट ट्रांसफर डायरेक्टली किया, ए ने डायरेक्ट ट्रांसफर किया सन्स वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो सेक्शन 64 1 क्लॉज 6 अप्लाई करता है और क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. इनकम पे टैक्स मिस्टर ए को देना पड़ेगा, लेकिन अगर ए ने यह असेट डायरेक्टली मिसेस बी को नहीं दिया, बल्कि अपने एक फ्रेंड मिस्टर सी को दिया, ये फ्रेंड है, और फ्रेंड को ये इंस्ट्रक्शन दी कि तू ये पैसा मेरे सन की वाइफ के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करेगा, तो इसे माना जाएगा बेटा इनडायरेक्ट ट्रांसफर. क्या माना जाएगा इसे, इनडायरेक्ट ट्रांसफर. और याद रखना, इनडायरेक्ट ट्रांसफर में बेटे सेक्शन 64 1 क्लॉज 8 एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 64 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 एप्लीकेबल होगा, और इस इनकम पे टैक्स किसको देना पड़ेगा बेटा, ट्रांसफरर को. इनकम विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए. ठीक है ना, चलो कॉपी कर लो इतना पहले. कर लिया बेटा कॉपी सबने, ठीक है. तो चलो आ जाओ बेटा. अब मैंने ना अभी तक जो हमने किया है, देखो बेटा, तो मैंने आपको ये कहा कि अगर आप सन्स वाइफ को इनकम का बेनिफिट डायरेक्टली देते हो तो सेक्शन 64 1 क्लॉज 6 अप्लाई करता है और इनकम ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल होगी. और अगर आप सन्स वाइफ को इनकम का बेनिफिट इनडायरेक्टली देते हो तो सेक्शन 64 1 क्लॉज 8 अप्लाई करता है, और उस केस में भी क्लबिंग होगी, इनकम ट्रांसफरर के हैंड्स में बचे क्या होगी, टैक्सेबल होगी. अब ये देखो, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन एक छोटा सा है. मिसेस कस्तूरी ट्रांसफर्ड हर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एबीसी लिमिटेड subject to a condition that
out of the rental income a sum of 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of son's wife. यानी एक बात समझना, मिसेस कस्तूरी ने सन्स वाइफ को इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करी, क्योंकि उस केस में क्लॉज 6 अप्लाई कर जाता है और इनकम पे टैक्स मिसेस कस्तूरी को देना पड़ेगा। अब मिसेस कस्तूरी ने इनकम का बेनिफिट सन्स वाइफ को बचे इनडायरेक्टली दिया एबीसी लिमिटेड के थ्रू, तब भी क्लबिंग प्रोविजंस बेटा क्या करता है, अप्लाई करता है। ये केस है इनडायरेक्ट बेनिफिट का। इनडायरेक्ट बेनिफिट का कौन सा सेक्शन अप्लाई करता है? सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 8 अप्लाई करता है। ठीक है बेटा, और उस केस में मिसेस कस्तूरी को इस 36,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। अब सुनो, मिसेस कस्तूरी क्या कह रही है? मिसेस कस्तूरी क्लेम्स दैट amount of rupees 36,000 shall not be clubbed since she no longer owns that property. Examine with reasons whether contention of Mrs. Kasturi is valid in law. बताओगे इस केस में क्या कहोगे आप? इस केस में आंसर क्या लिखोगे? पता है मैं क्या लिखूंगा? सुनो, मैं लिखूंगा एज पर, लिखो मेरे साथ साथ, एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 comma income from assets transferred, income from assets transferred to any other person, to any other person for benefit of son's wife shall be clubbed in hands of transferor, shall be clubbed in hands of transferor। लिखो पहले इतना, इतना लिख लो पहले। चलो फिर लिखो, in the above case Mrs. Kasturi transferred her immovable property, transferred her immovable property to ABC Limited for benefit of son's wife। Therefore, section 64 subsection 1 clause 8 shall apply। Section 64 subsection 1 clause 8 shall apply। Therefore, section 64 subsection 1 benefit of son's wife, therefore section 64 subsection 1 clause 8 shall apply and rupees 36,000 will be taxable in hands of Mrs. Kasturi। Income will be taxable in hands of Mrs. Kasturi। तो बेटा क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे और इनकम पे टैक्स बेटा किसको देना पड़ेगा? मिस कस्तूरी को उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक है, कॉपी कर लो इसे। लो बेटा, कॉपी करो इसे। तो हमने इस लेक्चर में आपके 3 सेक्शंस कवर करे हैं। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 और 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8। ठीक है बेटा, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।